हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। आज हम आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ेंगे, जो कि बीपीएससी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आधुनिक बिहार के अंतर्गत यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार तथा पृथक बिहार का गठन मेन टॉपिक आता है। इसके अंदर भी बहुत से टॉपिक आते हैं, लेकिन यह 5 मेन टॉपिक है और इन 5 टॉपिक में आज हम यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। तो बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। बिहार में कौन आए सर्वप्रथम? पुर्तगाली आए, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। कहाँ से कहाँ तक? हुगली से पटना। हुगली कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले आदि प्राप्त करते थे। तो पुर्तगाली का मेन व्यापार क्या क्या था? तो सोरा का, सूती वस्त्र का, चीनी मिट्टी का और मसाले का। वहीं 1632 में पटना में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो डचों ने अपना कहाँ व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो 1632 में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में। और इनका व्यापार मुख्य रूप से किस किस चीज़ का था? तो इनका यानी डचों का मुख्य रूप से सूती वस्त्र और सोरा का था, जबकि पुर्तगालियों का सोरा, सूती वस्त्र तो था ही, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले आदि भी था। आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो अंग्रेजों ने कब अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो 1620 में। कहाँ? तो पटना के आलमगंज में। लेकिन वह 1621 में इनका व्यापारिक केंद्र बंद हो गई। व्यापार इनका बंद हो गया और व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 में मिली। तो अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में मेन सफलता 1651 में मिली, लेकिन सर्वप्रथम इन्होंने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, जबकि 1621 में वे बंद हो गई। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 में बिहार आया था। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी कब आया था बिहार? तो 1632 में। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। उन्होंने जब आया तो देखा कि अन्य यूरोपीय कंपनी भी यहाँ व्यापार कर रही है, तो हमें भी अपना व्यापार यहाँ स्टार्ट करना चाहिए। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में जो गुलजार बाग में है, जो कि पटना में स्थित है, तो उसमें अभी पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय चलता है। तो पूछा जाता है परीक्षा में कि जो अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री था पहले गुलजार बाग में, उसमें अभी बिहार में कौन कौन सी संस्था चलती है? तो बिहार की पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय स्थित है। वहीं डेनिश कंपनी ने 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो डेनिश कंपनी ने अपना कहाँ कोठी स्थापित की, यानी व्यापारिक फैक्ट्री? तो 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी में। आगे देखते हैं। मुगल शासक फारुखसियर, जिसका कार्यकाल 1713 से 19 था, 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने और सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दे दी। मुगल शासक फारुखसियर ने 1717 में, पूछ लिया जाता है प्रश्न में, कि अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने और सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दे दी, और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो फारुखसियर द्वारा जो 1717 में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने और सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी गई, उसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बंगाल, बिहार और अंग्रेज। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया तथा दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। तो जहां एक ओर फारुखसियर अपना सत्ता चला रहे थे और उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा दे दिया गया था, जिसके तहत व्यापार करने और सिक्के प्रयोग करने की अधिकार अंग्रेजों को दे दिया गया था, वहीं दूसरी ओर बंगाल में अलीवर्दी खां अपना सत्ता चला रहा था और अंग्रेज भी आ गए थे, जिसके चलते आगे अपने अपने व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष होना आवश्यक था। आगे देखते हैं। तो 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। पहले बंगाल में जो अलीवर्दी खां था, उसके मरने के बाद 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है और
23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है। फर्स्ट अंग्रेजों की जीत हो गई भारत में, वह बंगाल में, जिसे प्लासी के युद्ध कहते हैं। वह 23 जून 1757 को अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित किया, जो एक अंग्रेजों के लिए निर्णायक साबित हुआ। आगे देखते हैं। उसके बाद जब सिराजुद्दौला पराजित हो गया, उसके बाद अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया बंगाल का, और 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। देखिए 1757 में सिराजुद्दौला जब पराजित हुआ तो मीर जाफर कठपुतली नवाब बना, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद मीर जाफर अपना वाला करने लगा। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को भी हटा दिया गया। उसके बाद फिर 1760 में मीर जाफर के स्थान पर उसके बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से राजधानी मुंगेर स्थापित कर लिया। यह पूछ लिया जाता है कि कौन सा राजा अपना राजधानी मुंगेर स्थापित किया था, तो बंगाल से हटाकर अपनी राजधानी मुंगेर मीर कासिम द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज बहुत हस्तक्षेप करते थे। उस हस्तक्षेप से थोड़ा राहत पाने के लिए इन्होंने किया। उसके आगे देखिए अंग्रेज क्या करते हैं। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। मीर कासिम ने स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों के लिए व्यापार करने के लिए पहले से ही कर हटा दिया गया था। इससे ब्रिटिश व्यापारी को परेशानी होने लगी, और ब्रिटिश व्यापारी को भी परेशानी होने लगी, क्योंकि स्थानीय व्यापारी पर से भी कर हटा दिया गया था और ब्रिटिश पर भी कर नहीं लगता था। इसलिए दोनों को व्यापार में टक्कर होने लगी। इसलिए अब अंग्रेज चाहते थे कि हमें ही पूरा मुनाफा मिले। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। देखिए तो मीर कासिम जैसे ही व्यापारियों को कर समाप्त किया और उनको व्यापार करने में दिक्कत आने लगी, तो फिर से 1763 में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। 1763 में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। जब हटाया अंग्रेजों ने, तो 1763 में मीर कासिम पटना आ गया और पटना में अपनी अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। उसने 1763 में अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। आगे देखते हैं। इसके बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला, और तीनों ने मिलकर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किए, और उसमें अंग्रेजों के नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों की नेतृत्वकर्ता हेक्टर मुनरो द्वारा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी संयुक्त सेना की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हो गई। एक तरफ जहां प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को हरा दिया गया, वहीं दूसरी ओर और निर्णायक यह युद्ध साबित हो गई, और 3 संयुक्त सेनाओं को और भारतीय संयुक्त राजाओं को अंग्रेजों द्वारा हरा दिया गया। इसके तहत अंग्रेजों की मनोबल बढ़ते गया। इसके आगे जब बक्सर का युद्ध खत्म हुआ, तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी यानी लगान वसूली का अधिकार देना पड़ा। अब जो पहले राजा था मुगल बादशाह शाह आलम, वह अब केवल पेंशन भोगता रह गया, और उनको 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दे करके और ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली और लगान वसूलने लगी। भारतीयों के हाथ से सभी जाता रहा। 1766 ईस्वी में पटना स्थित फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडलों का सदस्य बनाया गया। किनको? तो मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडल के सदस्य बनाया गया। आगे 1767 में राजा धीरज नारायण को हटा करके सीताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। धीरज नारायण को आगे हटा दिया गया 1767 में, और केवल सीताब राय को ही नायब दीवान बना दिया गया। आगे देखते हैं। 1770 में बंगाल बिहार क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भीषण अकाल कब पड़ा, तो 1770 और 1783 में भी पड़ा था।
और इसका मेन क्षेत्र कौन कौन था? पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। वहीं फिर 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ा और जांच अधिकारी उस समय कौन था? जॉन शोर ने एक अनागार के निर्माण का सुझाव दिया। जब देखा कि बार बार अकाल पड़ रहा है बिहार में, 1770 में भी पड़ा, फिर 1783 में भी अकाल पड़ा, तो उनके द्वारा अनागार के निर्माण का सुझाव दिया गया। उस समय 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन था, उसके द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया, जिससे कि अनाज उसमें सुरक्षित रखा जाए, अगर कभी अकाल पड़े या कभी कोई ज़रूरत पड़े तो उसको खर्च किया जा सके। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें, तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।